आगे हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने इंडिया के लिए ये कहा था कि इंडिया में जीरो टैरिफ कमिटमेंट जो है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट उसको वायलेट किया गया है। देखिए, हमने टैरिफ्स के बारे में पढ़ा था। टैरिफ माने क्वालिटी हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, उसको लेकर बैरियर्स क्रिएट करना ताकि किसी देश का इंपोर्ट हमारे देश के अंदर ना हो पाए। जीरो टैरिफ कमिटमेंट का मतलब है कि आप कोई टैरिफ या टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन स्टिल आपने वो टैक्स लगा दिया। और इस कमिटमेंट को जब इंडिया ने वायलेट किया तो डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास इंडिया का केस गया एंड डब्ल्यूटीओ ने इंडिया के फेवर में डिसीजन नहीं दिया। तो हम देखते हैं कि डिस्प्यूट सेटलमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में होता कैसे है। दो तरीके से ये डिस्प्यूट सेटल हो सकता है। फर्स्टली, पार्टीज जो है वो म्यूचुअली अग्री कर जाती हैं कि यस वी फाइंड द सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन पे हम लोग काम करेंगे। सेकंड होता है एडजुडिकेशन। इसमें पैनल जो है उसका एक गठन किया जाता है। पैनल जो है वो अपना डिसीजन इम्पोज करता है और अपनी रिपोर्ट बताता है। अगर पैनल की रिपोर्ट जस्टिफाइड नहीं है और नहीं एक्सेप्ट हो पाती है तो एक अपेलेट बॉडी होती है जिसको डब्ल्यूटीओ अपेलेट बॉडी कहते हैं। वो बॉडी में अपील जाता है और फिर वो अपना डिसीजन जो है वो प्लेस करती है। सो बेसिकली डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस के तीन मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले सिंपल कंसल्टेशन बिटवीन द बोथ पार्टीज। दोनों साइड जिसमें कि झगड़ा लफड़ा हो रखा है वो एक दूसरे के साथ सुलह मारने की कोशिश करते हैं। अगर उनको लगता है कि उनका अप्रोच अच्छा जा रहा है एंड दे मेड द डिसीजन तो वो फाइनली कंसल्टेशन से सॉल्व हो जाता है। उसके बाद नहीं हो पाता तो जैसा मैंने कहा कि पैनल्स के पास एडजुडिकेशन जाएगा और फिर जजमेंट आएगा। अब पैनल्स में जो बैठे हुए जज होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन आपने न्यूज में देखा होगा पिछले कुछ सालों से यूएसए लगातार अपेलेट बॉडी में जो आपके जज बैठे रहते हैं या पैनल में जो बंदे चाहिए होते हैं उनके अपॉइंटमेंट को लगातार ब्लॉक करता है। और ब्लॉकिंग अभी तक चल रही है जिसकी वजह से पैनल जो है उसके मेंबर्स का कंप्लीटली कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं हो पाता। सो उसके बाद है रूलिंग को इम्प्लीमेंट करना। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो पैनल ने डिसीजन दिया है उसको मानना नहीं मानना अभी भी दोनों पार्टीज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। हो सकता है कि वो डिसीजन को ना माने। अगर वो डिसीजन को नहीं मानेंगी तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज कंट्रीज के बीच में झगड़ा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट इन्फोर्स द डिसीजन, वो सिर्फ अपना डिसीजन बता सकते हैं। डब्ल्यूटीओ के अंदर यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट्स दिए गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, मतलब हर एक देश में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी ट्रेड होगा उसके लिए क्या क्या एस्पेक्ट्स देखे जाएंगे। उसके बाद ट्रिप्स का अग्रीमेंट बहुत फेमस है, इसको शॉर्ट में ट्रिप्स कहते हैं, फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर से रिलेटेड अलग अलग कंट्रीज में उसके प्रोटेक्शन को लेकर क्या क्या प्रोविजन बनाया गया है, कैसे उनका ट्रेड किया जाएगा उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद है अग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, मतलब किसी तरीके का टेक्निकल बैरियर किसी कंट्री ने बेफालतू का लगा दिया इंपोर्ट के खिलाफ तो उसके लिए अग्रीमेंट क्रिएट करना ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो पाए। ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे ऐसे ना रेड कारपेट मेजर्स लिए जाते हैं ताकि दूसरा कंट्री जो है उसको नुकसान हो पाए, वो इतना इकोनॉमिकली ट्रेड अपना फैसिलिटेट ना कर पाए। तो ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट जो है वो इस तरीके के बैरियर्स को हटाने की कोशिश करता है, ट्रेड को और भी ज्यादा फ्रेंडली या फिर ओपन बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, मतलब सर्विसेज जो है उनका व्यापार कैसे होगा डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। देन है हमारा ट्रिम्स, ट्रिम्स का फुल फॉर्म है द अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट होना है तो वो किस तरीके से होगा, उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। उसके बाद है द अग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र से अल्फांसो नाम का जो मैंगो इंपोर्ट किया गया था यूरोप के अंदर, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया बिकॉज दे सेड कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमने सैनिटेशन अच्छे से फॉलो नहीं किया जब मैंगो का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो ये सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर बताते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्शन आप करेंगे सफाई के साथ, कौन कौन से सैनिटेशन मेजर्स को लेते हुए, उसके बाद उसी हिसाब से आपका ट्रेड एक्सेप्टेबल होगा। अब बात करेंगे हम लोग डब्ल्यूटीओ के बारे में। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इकलौती, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओनली इकलौती एक ग्लोबल फॉरम है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स को सेटल डाउन करती है। मतलब कोई भी और फॉरम ऐसी नहीं है इंटरनेशनल लेवल के जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में ट्रेड को सेटल डाउन कर पाए। डब्ल्यूटीओ के बनने से पहले एक मैराकेश अग्रीमेंट हुआ था 1994 में। इस अग्रीमेंट को बोलते हैं, मतलब इस अग्रीमेंट से ही डब्ल्यूटीओ बाहर आया। इस अग्रीमेंट का जो डिसीजन है वो उरुग्वे राउंड में लिया गया था। अब ये उरुग्वे राउंड क्या है? देखिए, डब्ल्यूटीओ के बनने से पहले बहुत सारे मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस होते थे, जैसे कि मान के चलिए 50 देश एक साथ इकट्ठे हो गए और ट्रेड से रिलेटेड रूल्स बनाने बैठ गए, तो वो बोलते हैं मल्टीलेटरल
ट्रेड नेगोशिएशन, उसी का एक राउंड जो उरुग्वे के अंदर हुआ, जो कि कंट्री है आपका साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के अंदर, उस उरुग्वे के राउंड को बोलते हैं उरुग्वे राउंड। और यहाँ पे फाइनली जब सेटल डाउन नहीं हो पा रहा था डिफरेंट काइंड ऑफ नेगोशिएशंस का, तो वहां बना मैराकेश एग्रीमेंट, जिसने ये कहा कि एक बॉडी बननी चाहिए और उस बॉडी का नाम रखा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ राउंड्स बता रही हूँ ना, कि उरुग्वे राउंड हुआ जहां पे बहुत सारे देश एक साथ बैठ जाते थे, इस पूरे मतलब जो डिस्कशन होता था उनको, इस डिस्कशन जो होता था, इस पूरे डिस्कशन में एक्चुअल में एक नाम दिया गया था। इस डिस्कशन का नाम था गैट, यानी कि आप ये समझिए जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गैट नाम की ही एक बॉडी होती थी जिसके अंडर डिफरेंट राउंड किए जाते थे, और गैट का ही सक्सेसर या फिर उसकी अगली ऑर्गेनाइजेशन वन स्टेप अहेड जाके बनती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1994 में बनाया गया। और बेसिकली गैट जो है ये आपकी 1948 के आसपास बनी थी, ताकि अलग अलग कंट्रीज में मल्टीलैटरल ट्रेड जो है वो अच्छे से हो पाए। 164 मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के, इंडिया भी इसका मेंबर है। अब इसके इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अग्रीमेंट की बात करेंगे। साल 2017 के आसपास इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ये बताया गया था कि अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कितनी इजी से करवाया जा सकता है, और इसमें इंडिया शामिल नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट बात करेंगे डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस की। देखिए यूएस जो है वो लगातार डब्ल्यूटीओ में जाके ये चीज का झगड़ा लगा के रखा हुआ है कि चाइना जो है उसको डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज चाइना के पास बहुत अच्छी इकोनॉमी है। लेकिन चाइना बार बार ये कह रहा है कि वी आर डेवलपिंग कंट्री। अब डब्ल्यूटीओ डिसाइड नहीं कर पाता, या फिर डब्ल्यूटीओ ये डिफाइन नहीं करता है कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री डेवलपिंग है। ये दरअसल मेंबर कंट्रीज जो खुद से मेंबर हैं, जैसे यूएसए, चाइना, इंडिया, ये खुद से डिसाइड करेंगे, फ्रीली अनाउंस कर देंगे कि हाँ जी भाई हम डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड है। तो इसके लिए डब्ल्यूटीओ का तो कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन स्टिल यूएसए वहां पे जाके बार बार इस चीज का झगड़ा पुट ऑन कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने एक्चुअल में कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दे रखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज क्या होते हैं, लेकिन स्टिल इस टर्म को यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ना तो डब्ल्यूटीओ ना ही यूनाइटेड नेशन, कोई नहीं बताता कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के पैरामीटर्स क्या होंगे कि उसको वो कहा जाए। नेक्स्ट बात करेंगे डी डॉलराइजेशन की। देखिए डॉलराइजेशन का मतलब होता है डॉलर्स को ही यूज करना, उसकी भरमार कर देना, पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में डॉलर को प्रायोरिटी देना। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कि डॉलर से दूर जाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर पे ही सब कुछ डिपेंड कर दो, उससे अलग जाके इकोनॉमी में जो बाकी हुई करेंसीज हैं उनके ऊपर भी फोकस करना। तो ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों ने एक नई क्रॉस बॉर्डर करेंसी का जिक्र किया है। इन्होंने ये बोला है कि जब हम आपस में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करेंगे तो हम एक नई करेंसी के थ्रू पेमेंट करेंगे। अब ब्रिक्स करेंसी इसका नाम रखा जाएगा, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के अंदर मदद करेगी। इंडिया ने ऑलरेडी मलेशिया के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें इंडिया ने ये कहा था कि हम दोनों जब व्यापार करेंगे तो हम अपने ट्रेड को सेटल डाउन किसमें करेंगे, इंडियन रुपीज में। अदरवाइज जैसे मैंने आपको कहा कि डॉलर्स को पूरे ग्लोब में यूज किया जाता है ना, और बहुत सारी कंट्रीज जब आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं तब भी वो क्या करते हैं, डॉलर को यूज करते हैं, मतलब खरीद बेच डॉलर के अंदर ही होता है। लेकिन अब जो है हम स्टेप डाउन कर रहे हैं डॉलर को यूज करने से, और हम अपनी करेंसी को ज्यादा यूज करवाएंगे। इसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। सो बेसिकली इट इज अबाउट रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ यूएस डॉलर स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, बिकॉज और कंट्रीज में भी डॉलर यूज होता है। अब ग्लोबल करेंसी है यूएस डॉलर एक्चुअल में। तो ग्लोबल करेंसी बनने के लिए किसी भी कंट्री की करेंसी को क्या करना पड़ता है, पहली चीज तो उस कंट्री की जो करेंसी है या वो कंट्री जो है वो ओपन इकोनॉमी होना चाहिए, मतलब फ्री टू ट्रेड। सेकंड है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये कन्वर्टेबिलिटी का टॉपिक है, ये स्टैटिक है, आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर दिस। उसके बाद पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उस कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों स्टेबल होनी चाहिए। वहां ट्रस्ट होना चाहिए पब्लिक का अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। ये कुछ डेफिनेशन मतलब ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे कि हम कह सकते हैं कि वो करेंसी जो है वो बन जाएगी कौन सी, आपकी ग्लोबल करेंसी। अब डी डॉलराइजेशन इतना ज्यादा हल्ला क्यों मचा रखा है, या फिर इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ चुका है, क्यों लोग डॉलर से दूर भाग रहे हैं? आम सी बात है, अगर एक ही करेंसी को आप इतना ज्यादा तवज्जो दे दोगे और जिस देश की वो करेंसी है तो वो देश तो डोमिनेटिंग ही रहेगा ना हमेशा, मतलब वो हमेशा असर्टिवनेस दिखाएगा। तो एक तो चीज होगी वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड की, मतलब बहुत बार ऐसा होता है जैसे रशिया यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है तो यूएसए सैंक्शन लगा देता है, या फिर ये बोल देता है कि हम डॉलर जो है वो रिलीज नहीं करेंगे, उस कंट्री के पास डॉलर का शॉर्टेज हो जाएगा क्योंकि वो कंट्री झगड़ा कर रहा है। तो अपने डिसीजंस को या फिर अपने ही जो विचार होते हैं उनको इम्पोज करवाने के लिए कई बार देश जो है वो करेंसी का यूज करते हैं जो कि ग्लोब में यूज की जाती है, ताकि व्यापार जो है वो लड़ने वाले देशों का इफेक्ट हो और वो लड़ाई बंद कर दें, यानी कि हमारी बातें माने। तो दरअसल स्विफ्ट नाम का एक सिस्टम है, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। दरअसल ये सिस्टम क्या होता है, दो देशों के बीच में जब भी पैसे का सेटल डाउन करना होता है तो दोनों एक दूसरे को स्विफ्ट के थ्रू, स्विफ्ट एक मैसेज सिस्टम है, मैसेज भेज देते हैं और साफ साफ पैसा जो है वो एक दूसरे के खाते से निकलवा लेते हैं। तो ये जो
जो स्विफ्ट का सिस्टम है ग्लोबल ट्रेड के लिए, करेंसीज जो होती हैं ग्लोबल की उनको यूज करने के लिए किया जाता है। तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर छिड़ा तो उस टाइम पे ये सैंक्शन लगा दिया गया कि वो दोनों स्विफ्ट के सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। फिर ये रिस्ट्रिक्शन जब लगा कि स्विफ्ट का यूज नहीं कर सकते तो आम सी बात है उनके पास डॉलर जो है वो कम पड़ गए होंगे, और ज्यादातर व्यापार तो डॉलर में ही होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दरअसल डॉलर जो है अगर आप उसको ही प्रायोरिटी रखोगे या फिर किसी एक करेंसी को ही प्रायोरिटी रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी उन मतलब देशों में जहां पर वो उस देश की करेंसी को मानना नहीं चाहते लेकिन जबरदस्ती मानना पड़ रहा है, बिकॉज दैट इज द ग्लोबल करेंसी। उसके बाद है नई नई इमर्जिंग इकोनॉमी का एक इशू। दरअसल एशिया में बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं ना, इकोनॉमिकली वो वेल हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो इंडियन रुपये और युआन ये भी तो स्ट्रॉन्ग करेंसी होने चाहिए ना, ऐसा क्यों हो कि हमेशा यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग रहे। तो नई इमर्जिंग इकोनॉमी अब एक करेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती, वो डाइवर्सिफिकेशन चाहती है। यूएसए जो है वो मैनिपुलेट करने की कई बार कोशिश करता है अपने, जैसे मैंने बोला, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को, क्योंकि वो जानता है कि हमारी करेंसी इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी। तो ये चीज भी दूर हो पाएगी अगर हम डी डॉलराइजेशन करेंगे। अब बेनिफिट्स क्या है इंडिया के लिए, खास करके डी डॉलराइजेशन करने के लिए? इंडिया का सिस्टमेटिक जो रिस्क है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पे, ग्लोब पे और डॉलर पे डिपेंडेंसी, वो कम हो जाएगी। इंडिया का एक्सपोर्ट और भी ज्यादा कॉम्पिटेटिव होगा क्योंकि इंडिया अलग अलग करेंसीज में एक्सपोर्ट कर पाएगा, इंपोर्ट कर पाएगा। डेट मैनेजमेंट हमारा कंट्रोल होगा क्योंकि ज्यादातर इंडिया के पास जो कर्जा आता है कभी भी वो हमेशा डॉलर्स में ही रहता है, वो चीज हमारी कम हो जाएगी। बोरिंग कॉस्ट हमारा कम होगा क्योंकि डॉलर सबसे महंगा है, अगर मार्केट में आप उससे मतलब उसका कर्जा उठाओगे तो ज्यादा भरना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा अलग अलग करेंसीज में, और क्योंकि इंडिया को भी हम, इंडिया का जो रुपये है उसको भी हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट फेच करेंगे क्योंकि हमारी खुद की करेंसी स्ट्रॉन्ग है। देखो जिसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है मतलब वो देश बहुत अच्छा कर रहा है क्योंकि उसकी करेंसी की डिमांड ज्यादा है मार्केट के अंदर, पूरे ग्लोब के अंदर। तो हम अपने रुपये को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। मॉनेटरी पॉलिसी हमारा और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और इनहांस हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर डी डॉलराइजेशन की। देखिए वर्ल्ड में डॉलर को दूर करने के लिए, उस पर डिपेंडेंसी को दूर करने के लिए चाइना के द्वारा ग्लोबल सोवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस नाम का एक प्रपोजल डाला गया था, और इसमें ये प्रपोजल डाला गया था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में, जिसमें चाइना ने ये कहा कि दरअसल विश्व में डिजिटल करेंसी के थ्रू गवर्नेंस जो है वो होना चाहिए, सो दैट वी शुड नॉट डिपेंड ऑन द वन करेंसी। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, इनके द्वारा भी आपस में ट्रेड किया जाता है। अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर बहुत सारे देश आपस में ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के लिए वो जो सेटलमेंट करते हैं पैसे का, वो लोकल करेंसी में करते हैं, ना कि डॉलर के अंदर। फिर यूरोपियन सेंट्रल बैंक का एक टारगेट है जिसका नाम है टारगेट 2 सिस्टम। इस सिस्टम में यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज को साफ ये बोला गया है कि जब आप आपस में ट्रेड करोगे ना, तो जो भी आप पैसा पे करोगे ना एक दूसरे को, वो यूरो में करना है, ना कि यूएस डॉलर में। तो अलग अलग स्टेप्स इंटरनेशनल लेवल पे लिए जा रहे हैं ताकि हम लोग क्या करें, डॉलर पे डिपेंडेंसी को कम कर सकें। अब देखिए डॉलर पे तो हम डिपेंडेंसी कम कर देंगे, पर कल को हो सकता है ना कि डॉलर के अलावा यूरो जो है वो ज्यादा मजबूत करेंसी बन जाए। हमें तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे रुपये को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। सो व्हाट कैन वी डू फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी? सबसे पहले इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लिए, जैसे कि क्रॉस बॉर्डर बोरोइंग इन रुपी। इंडिया ने ये मतलब बहुत सारे, मान के चलिए इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म या इंटरनेशनल लेवल के जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वहां पे मसाला बॉन्ड्स निकाले। बॉन्ड्स तो आपको पता नहीं, एक ऐसा डॉग जिससे कर्जा उठाया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, है ना, मार्केट में से पैसा उठाया जाता है। सो मसाला बॉन्ड का मतलब इंडिया ने अलग अलग देशों के स्टॉक एक्सचेंज में वो वाला बॉन्ड निकाला जिसको मसाला बॉन्ड कहते हैं। तो अगर कोई भी मसाला बॉन्ड खरीद रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको रुपीज में इन्वेस्टमेंट करना होगा और उसको जो भी रिटर्न मिलेगा वो रुपीज में मिलेगा, ना कि इंटरनेशनल लेवल की करेंसी में। ये एक इनिशिएटिव था। दूसरा था ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी। आरबीआई ने दरअसल स्पेशल वॉस्त्रो नाम का अकाउंट एक खोलने का फैसिलिटी निकाला है, जिसमें क्या होता है, एक अकाउंट जो है अलग अलग देशों में मतलब खोल दिया जाता है लोकल करेंसी के रूप में। जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए, रशिया है, वहां पे एक अकाउंट खोला जाएगा, इंडियन रुपी उस मतलब अकाउंट के अंदर रहेगा। यानी कि रशिया के पास जो इंडिया मतलब रशिया के पास जो अकाउंट रहेगा वो इंडियन करेंसी का अकाउंट रहेगा। अब रशिया इंडियन रुपी को वहां क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि वो स्पेशल वॉस्त्रो अकाउंट है, और अगर इंडिया के साथ रशिया कल को ट्रेड करता है तो यूएस डॉलर में पे करने की बजाय इंडिया रुपीज में पे कर सकता है। लेकिन इन रिटर्न इंडिया में भी रशिया की जो लोकल करेंसी है उसका एक अकाउंट रहेगा बैंक के अंदर, जहां से हम रशिया को जब ट्रेड करेंगे तो रशियन जो पैसा रहेगा रुपया, उसमें उनको पैसा पे करेंगे, ना कि डॉलर में। तो दोनों ने एक दूसरे की करेंसी को एक्सेप्ट करके अकाउंट खोल लिए ताकि डॉलर को यूज ही ना करना पड़े जब भी ट्रेड होगा। उसके बाद करेंसी स्वैप की बात करेंगे। करेंसी स्वैप जो है वो अलग अलग देशों के साथ, जैसे कि यूएई के साथ, सार्क के मेंबर कंट्रीज के साथ इंडिया करने की कोशिश कर रहा है सिंस 2018। इसमें भी क्या होगा,
करेंसी को पहले से स्वैप कर दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए यूरो है ना, यूरोपियन यूनियन की करेंसी, और इंडिया में चलता है रुपी। दोनों क्या है, एक दूसरे की करेंसी को स्वैप कर लेंगे, मतलब एक दूसरे को खुद की करेंसी सौंप देंगे, ताकि जब आगे चल के ट्रेड हो तो दोनों इसी लोकल करेंसीज में एक दूसरे को पे कर पाए। और फिर अगर मन करेगा कि हमें अकाउंट क्लोज कर देना है, तो एक दूसरे के साथ जो करंट एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसमें दोनों अपनी अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर देंगे। कुछ और मेजर्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि एशियन क्लियरिंग यूनियन, ये यूनियन में लोकल करेंसीज का एक हब बना के रख दिया जाता है। उन्हीं लोकल करेंसी से रीजनल लेवल के ट्रेड सेटलमेंट किए जाते हैं। फिर डोमेस्टिक हमारा जो रुपी इंटरेस्ट रेट है, हम उसको ग्लोबल लेवल का जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट का, उसके साथ लिंक करके मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रुपए को। इसके अलावा हम प्राइमरी डीलर्स को ये परमिशन दे रहे हैं कि वो फॉरेक्स का जो मार्केट है उसके अंदर भी डील कर सके इंडियन रुपी में, ताकि इंडियन रुपी की लिक्विडिटी जो है वो बढ़ सके। लिक्विडिटी क्या होता है, रुपए को और ज्यादा लिक्विड बनाना, तैराना नहीं है उसको, लिक्विड बनाना मतलब और ज्यादा लोग जो है वो रुपये को एक्सेप्ट कर पाए एट द इंटरनेशनल लेवल। अगली बात करेंगे रेमिटेंस की। देखिए, अगर कोई भी फॉरेन के अंदर जाता है या इंडिया के अंदर कोई फॉरेन से आके रहता है, तो जो भी कमाई वगैरह करता है, अगर अपने देश में भेजना चाहता है जहां से वो ओरिजिनली बिलोंग करता है, तो वो वहां पे कैसे भेजा जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, है ना। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक एनुअल रिपोर्ट रिलीज करी जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंसेस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, इसमें ये कहा गया कि ग्लोबल रेमिटेंस, पूरे वर्ल्ड में जो रेमिटेंस ऐसे फ्लो करते हैं, वो 2023 में लगभग $860 बिलियन थे, जो कि इंक्रीज हुए हैं। और सबसे ज्यादा रेमिटेंस कहाँ पे गया है, लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज में, मतलब यहाँ से ही लोग मैक्सिमम फॉरेन जाते हैं, वहां कमाई करते हैं और फिर अपने देशों में रेमिटेंस भेजते हैं। उसके बाद रेमिटेंस जो है वो लगातार एक प्रीमियर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंस का, जो कि दूसरे देशों में जाता है। मतलब मान के चलिए, हम इंडिया के बहुत सारे लोग यूएसए में बैठे हुए हैं ना, और वो यूएसए का डॉलर कमा के इंडिया में भेजते हैं, तो इंडिया में बहुत सारा जो फ्लो हो रहा है एक्सटर्नल फाइनेंस का, वो रेमिटेंस के थ्रू ही तो हो रहा है ना। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, है ना, यही सेम चीज बोल रहे हैं। रेमिटेंस जो है वो साउथ एशिया में काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। साउथ एशिया में इंडिया भी आता है, क्योंकि यहाँ के काफी लोग जो है वो फॉरेन में जाके कमाई करते हैं, तो रेमिटेंस का फ्लो इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंस क्या है रेमिटेंस की, देखिए मैक्रो परस्पेक्टिव, बड़े परस्पेक्टिव से जब आप देखेंगे तो जीडीपी ग्रोथ को ये बड़ा करता है, क्योंकि जो भी फैमिली यहाँ रह रही है उसके पास अगर कहीं से पैसा आ रहा है रेमिटेंस के फॉर्म में, तो उनका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। रेमिटेंस जो है वो लगभग इंडिया के 3% ऑफ जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम मोटा मोटा देखते हैं। डिस्पोजेबल इनकम जो है ये उसमें बढ़ावा करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, देखिए डिस्पोज करना मतलब खत्म कर देना यूज करके, है ना। अब देखिए, किसी के पास भी अगर पर्सनल इनकम आती है, अगर उसके बाद इनकम आने के बाद उस इंसान ने टैक्स वगैरह सब कुछ भर दिया, उसको भरने के बाद जो उसके पास इनकम बचती है, उसको वो जो डिस्पोज करना चाहता है जैसे भी कर पाएगा, उसी को बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इंडिविजुअल हैज टू स्पेंड एंड सेव आफ्टर डिडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स कटने के बाद का पैसा, है ना। कुछ मेजर सोर्स हैं एक्सटर्नल फाइनेंस के डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। मतलब देखिए, एक्सटर्नल फाइनेंस मतलब फॉरेन से आने वाला फाइनेंस, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास रेमिटेंस के तौर पे जो इनकम आती है, वो भी एक एक्सटर्नल फाइनेंस का ही टाइप है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेजर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। सेकेंड लार्जेस्ट मेजर हमारे पास सोर्स क्या है एक्सटर्नल फाइनेंस का, जो कि विदेशों से हमें पैसा आए, वो आता है सर्विस एक्सपोर्ट से। जब हम किसी तरीके की सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस मतलब बीपीओ सुना होगा ना, कॉल सेंटर वगैरह, ये सब बीपीओ सर्विस ही है। हम फॉरेन कंट्रीज को कॉल सेंटर्स के थ्रू सर्विस दे रहे हैं और वो हमें पैसा पे करते हैं। तो ये जो सर्विस एक्सपोर्ट की कमाई है, ये भी काफी ज्यादा एक्सटर्नल फाइनेंस या एक्सटर्नल इनकम का एक हिस्सा है। रेमिटेंस की अगर बात की जाए, जैसा मैंने आपको बोला, इंडिविजुअल्स के द्वारा अपनी मनी को ट्रांसफर करना अपने होम कंट्रीज में, इसी को रेमिटेंस कहा जाता है। 2022 में अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखा जाए, तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से देखते हैं, तो तजाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है। अब स्टेट वाइज अगर देखा जाए रेमिटेंस का शेयर, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है, जहां पे कमाई आती है लोगों को रेमिटेंस के थ्रू। अगर कंट्री वाइज देखा जाए, तो सबसे ज्यादा यूएसए से लोग जो है वो रेमिटेंस को इंडिया के अंदर भेजते हैं। 2020-21 का ये डाटा है। क्योंकि हम बात कर रहे थे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात करते हैं। दरअसल वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बहुत सारे, मतलब टोटल 5 आपके इंस्टीट्यूशन हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये एक ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव है, जिसमें 189 मेंबर कंट्रीज हैं। दरअसल इसी को और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को मिला के बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। तो आईबीआरडी जो है, ये एक डेवलपमेंट बैंक है, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस भी कंट्री को डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसे कि मिडिल इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, उनकी मदद करता है। फिर है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, पर ये वर्ल्ड के सबसे पुअरेस्ट कंट्री की मदद करता है। इसको 1960 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस था लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना गरीब देशों को, ताकि वहां पे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम्स को फाइट आउट किया जा सके। उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये एक प्राइवेट सेक्टर फर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, जिसका मेन पर्पस है ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी से डील करना। तो देखिए, प्राइवेट लेवल पे मतलब प्राइवेट सेक्टर की वो कंपनी जो कि पूरे वर्ल्ड में वर्क करती हैं,
गरीबी की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती हैं ताकि उसको हटाया जा सके, वो सब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अपना पैसा डालती हैं और वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही गरीबी को हटाने की कोशिश करती हैं। फिर है मीगा, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। दरअसल ये क्या है, ये पब्लिक और प्राइवेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, मतलब अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करवाना पब्लिक के थ्रू, प्राइवेट सोर्स के थ्रू, ये उसमें मदद करते हैं। और कैसे, ये उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ जी, आप इस देश में A B C D किसी भी नाम के देश में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फायदा ही होगा, वी इंश्योर जो है ना। तो ये एक्चुअल में जो नॉन कमर्शियल बैंक होते हैं उन्हीं की तरह काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में। देन हम बात करेंगे इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट की। ये एक वो बॉडी है इंटरनेशनल लेवल की जो कि डिस्प्यूट को सॉल्व करती है अलग अलग कंट्रीज में अगर होता है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट का पार्ट नहीं है, बाकी चारों का इंडिया पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड बैंक ग्रुप की और भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके अलावा कमोडिटी मार्केट आउटलुक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का मतलब क्या है कि अगर किसी भी देश से पैसा आ रहा है रेमिटेंस के थ्रू या हमारे देश से दूसरे देश में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, तो खुली छूट है, जितना भी भेजो जितना भी लेके आओ, है ना। तो दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि ओवरसीज जब आप विदेशों में ट्रेवल करते हैं एज अ टूर, समझ लीजिए टूरिस्ट, है ना, अगर आप जाते हैं ओवरसीज, क्रेडिट कार्ड को अगर आप यूज भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था, क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे लिमिट होती थी, लेकिन अब ये बोल दिया कि मैक्सिमम पर फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर लगभग $2.5 लाख तक की आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है जिसका आप खर्चा कर सकते हो फॉरेन में, ओवरसीज में जाके, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और यही है लिबरलाइजेशन इन द रेमिटेंस। मोर ऑन द न्यूज, अगर इसमें और चीजें देखी जाए तो बस कुछ नहीं, क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हो फॉरेन में जाके, ये सबसे बड़ी बात है। फिर उसके बाद ये है कि ऑलरेडी डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन जो है उस पर लिबरलाइजेशन कर दिया गया है कि जितना मर्जी खर्चो, कुछ लिमिट बढ़ा दी गई है। फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपका ये रूल जो है ये अप्लाई होगा। जितने भी रेजिडेंट इंडियंस हैं अगर वो फॉरेन एक्सचेंज खरीदना चाहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे कि घूमने फिरने गए, खाने पीने का खर्चा, शॉपिंग का खर्चा, तो वो आराम से खरीद सकते हैं, है ना। कितने तक, जैसे मैंने बोला $2.5 लाख तक पर ईयर। डेमोग्राफिक इससे मतलब आपका इफेक्ट होगा। दरअसल क्या होगा, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं जब वो फॉरेन में विजिट करते हैं तो अब उनकी लिमिट बढ़ गई है तो उनको ज्यादा फायदा होगा। हो सकता है कि वो फॉरेन में ज्यादा टाइम तक रहें क्योंकि अब खर्चा ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब TCS इसको कहा जाता है। TCS वो टैक्स है जो कि जब आप मतलब किसी को ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पैसा वगैरह भेज भी रहे हो, तो सोर्स पे ही आपका कुछ पैसा कटेगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो सेलर की तरफ से ही ये टैक्स काट लिया जाता है और बायर को इसको भरने की जरूरत अलग से नहीं पड़ती है। ये तब काटा जाता है जब कोई इंडिविजुअल अपने पैसे को फॉरेन में भेज रहा है। जैसे मान के चलिए फॉरेन में मेरा कोई भाई पढ़ता है, उसको मुझे 7 लाख रुपए डालना है, तो मैं 7 लाख रुपए अगर उसको फॉरेन भेज रही हूँ फॉर द एजुकेशन एंड फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, तो मेरे पैसे में से 5% TCS कटेगा, जिसको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं। इसकी अलग अलग लिमिटेशंस हैं, ये आपको इतना जरूरी समझना नहीं है कि लिमिटेशंस क्या है, लेकिन TCS होता है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आप ओवरसीज टूर करने गए हो, फॉरेन में घूमने गए हो, तो अब जो TCS है वो 5% की जगह 20% लगेगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे खेल हो गया ना कैसा, कि आपके पास खर्चे की लिमिट तो बढ़ गई, लेकिन ये भी बढ़ गया कि अब आपका टैक्स भी ज्यादा कटेगा। अगर आप ज्यादा पैसा खर्च रहे हो तो 20% सरकार को भर के जाओ, ठीक है। सो बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो ये जो लिबरलाइजेशन है रेमिटेंस स्कीम के अंदर, ये हुआ 2004 के अंदर शुरू। उसके उस टाइम पे क्या कहा गया था कि फॉरेन में मतलब अगर आप घूमना चाहते हो या फिर स्टडी करना चाहते हो, जाके कुछ भी करना चाहते हो, तो इंडिया की तरफ से आप आसानी से फंड जो है वो अब्रॉड में शिफ्ट कर पाओ, इसलिए ये निकाला गया था। लेकिन आप इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए, दिस इज द मेन कंडीशन, ये आपको ध्यान रखनी है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद स्कीम जो है ये कॉर्पोरेट्स पे, पार्टनरशिप फर्म्स पे एप्लीकेबल नहीं है। कॉर्पोरेट तो ये बोलेगा ना कि मैं वहां पे जा रहा हूँ भाई अपना बिजनेस करने, वो अपना सारा पैसा यहाँ से लेके वहां पे इन्वेस्ट कर देगा, तो यहाँ से तो चला गया इंडिया से पैसा। इसलिए कॉर्पोरेट्स वगैरह कोई नहीं है कि आप जाओ और पैसे यहाँ से ले जाओ वहां पे खर्च दो, क्योंकि वो अपने पैसे को यूज कर सकते हैं स्टॉक्स में, शेयर्स में और फॉरेन कंट्रीज के स्टॉक्स में, तो इंडिया को तो नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा जो रेमिटेंस है वो दरअसल किसी भी मतलब फॉरेन करेंसी में मतलब कन्वर्टेबल है। ये जो लिमिट लगाई है इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी करेंसी को केवल डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो ही खर्चा कर सकते हो इतनी लिमिट तक का। किसी भी फॉरेन करेंसी में जहां पे इंडिया की करेंसी कन्वर्टेबल है, आप अपना कन्वर्ट करवाइए पैसा और घूमने जाइए ऐश के साथ। लिमिट जो है वो अब लिबरलाइज हो चुकी है फॉर द रेमिटेंस, ठीक है। अब प्रोहिबिटेड वर्सेस परमिजिबल रेमिटेंस की बात करेंगे, कहाँ खर्चा करने के लिए परमिशन है, कहाँ नहीं मिलेगा खर्चे के लिए पैसा। अब ये तो पॉकेट मनी वाली बात है ना। सबसे पहले प्रोहिबिटेड रेमिटेंस, अगर आप अपने पैसे को यूज करना चाहते हो मतलब फॉरेन में ट्रेड करने के लिए, फॉरेक्स रिजर्व के तौर पे, तो ट्रेडिंग के लिए पैसा नहीं है, कल को जाके वहां सट्टा
पता लगाना हो, ये इसके लिए खर्चा नहीं मिलेगा। इसके अलावा नॉन कोऑपरेटिव कंट्री, जो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही कंट्रीज, उन कंट्रीज के पैसे उन कंट्रीज में जाके पैसा खर्चने को नहीं मिलेगा अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। उसके बाद एक्ट ऑफ टेररिज्म में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी रेजिडेंट को फॉरेन करेंसी में गिफ्ट देना चाह रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये रेमिटेंस यूज नहीं करना है। परमिशन कहाँ पे है, आप किसी भी कंट्री को विजिट कर रहे हो, प्राइवेट विजिट कर रहे हो, तो आपको ये रेमिटेंस का लिमिट मिलेगा, मतलब लिबरलाइजेशन मिलेगा, लेकिन नेपाल और भूटान में नहीं मिलेगा, ठीक है। गिफ्ट और डोनेशन के लिए आप ये कर सकते हो रेमिटेंस को यूज। एम्प्लॉयमेंट, मतलब फॉरेन में जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, है ना, तो भी कर सकते हो। वर्क परमिट भी जा रहे हैं, जैसे एमिग्रेशन हो गया। क्लोज रिलेटिव्स हैं, विजिट करने जा रहे हैं, उनका मेंटेनेंस करना है वहां पे, उसके लिए खर्चा चाहिए तो मिल सकता है ये पैसा। फॉरेन में आप कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हो बिजनेस के रिलेटेड, मेडिकल एक्सपेंस के रिलेटेड, वो सब मिल सकता है। स्टडी करना चाह रहे हो अब्रॉड में, उसके लिए भी पैसा मिल सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके टॉपिक पे, जो कि है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दरअसल क्या होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये अलग अलग रेटिंग्स जारी करती हैं अलग अलग कंट्रीज को, और उस रेटिंग से दरअसल बाकी के फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता लगता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है और मुझे क्या वहां इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इन्हीं में से एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडी। मूडी ने इंडिया को रेटिंग दी है Baa3। अब ये क्या है, इसको बी सिंबल्स को बाद में समझते हैं। पहले ये ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल लेवल पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अलग अलग हो सकती हैं और इनकी क्रेडिट वर्थीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए डिसाइड करने को लेके कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है। इंडिया जो है वो 3 एजेंसीज के द्वारा मेनली रेट किया जाता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी और फिच। बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं रेटिंग देने के लिए, जैसे कि उस कंट्री का पॉलिटिकल रिस्क कैसा है, टैक्सेशन कैसा है, सोवरेन रिस्क कैसा है, फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशंस कैसे हैं। इंडिया में अगर क्रेडिट रेटिंग की बात की जाए तो इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर भी अलग अलग कंपनीज को रेटिंग दी जाती है और वो रेटिंग देता है सेबी। सेबी के साथ सारी क्रेडिट रेटिंग फर्म जो होती हैं वो एक तरीके से अलायंस में होती है, या कह लीजिए एफिलिएटेड होती है। हमारे यहाँ पे 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो इंडिया में ही रेटिंग देती हैं, जैसे क्रिजिल हो गया, केयर हो गया, आईसीआरए हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। व्हाट डू दे डू, वो करती क्या है एक्चुअल में, दरअसल अलग अलग कॉर्पोरेट्स को वो बताती हैं कि आपका पोजीशन क्या चल रहा है मार्केट में, रेटिंग देके, और फिर इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि हमें वहां इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री वाइज ये चीज होती है। तो मार्केट के पार्टिसिपेंट को एम्पावर करती हैं, उनको अवेयर करती हैं, फाइनेंशियल मार्केट को ग्रो करने में मदद करती हैं, अलग अलग इंडिविजुअल और उसकी कंपनी की जो वर्थ है उसको इवेल्युएट करती हैं, उसका असेसमेंट निकालती हैं। तो क्रेडिट रेटिंग का, जैसे मैंने आपको रोल बताया, इन्वेस्टर्स को मदद करना, इंकरेज करना ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए, और ये बताना कि कितना डिफॉल्ट हो सकता है आपकी पेमेंट पर। डिफॉल्ट का मतलब ऐसे समझिए सीधा, ठगी कितनी हो सकती है आपके साथ अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। इसके अलावा नेशंस को या देशों को ये भी बताती हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट वर्क कर रहा है, कौन कौन सी कंट्री में अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब जैसे मैंने बोला, मूडी ने आपको Baa3 रेटिंग दी है। अभी सिंबल्स क्या होते हैं, आम सी बात है, हमें क्लास में ABC ये ग्रेड मिलते थे ना जब हम परफॉर्म करते थे रिपोर्ट कार्ड के थ्रू। तो A का मतलब बहुत अच्छा कंट्री है, अगर तीनों ही A आ गए, ट्रिपल A, तो मतलब वाह वाह बहुत अच्छा कंट्री है, जाइए इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बी का मतलब थोड़ा सा खराब है, सी का मतलब काफी ज्यादा खराब है। अगर ट्रिपल A रेटिंग है तो इसका मतलब है उस कंट्री में आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। अगर डबल A है तो सेफ्टी है करेंसी, मतलब उस कंट्री में। अगर सिर्फ सिंगल A है तो मतलब थोड़ा सफिशिएंट काइंड ऑफ सेफ्टी है आपके फंड का। अगर ट्रिपल B है तो मतलब मॉडरेट काइंड ऑफ सेफ्टी है, मतलब A से थोड़ी कम सेफ्टी है आपकी करेंसी की। उसके बाद डबल B है तो मतलब रिस्क हो सकता है थोड़ा बहुत। अगर सिंगल B है तो हाई रिस्क हो सकता है, आपके पैसे के डिफॉल्ट चांसेस ज्यादा हैं, ठगी ज्यादा हो सकती है। अगर C है तो मतलब बहुत हाई रिस्क है ठगी होने का। D है तो इसका मतलब सिर्फ यही समझो, पैसा दिया डूब गया। डी का मतलब जाओ, है ना, कुछ नहीं कर सकते। अब बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज की, जो कि है इंक्रीज इन IMF कोटा। देखिए, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये बोला है कि हम IMF के कोटा को इंक्रीज करेंगे। कोटा का मतलब ये समझिए परसेंटेज ऑफ शेयर, और जितना शेयर उतना पावर, उतना वोटिंग का राइट। IMF के कोटा का यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि कैसे ये डिसाइड होता है, किसी देश की इकोनॉमिक वेरिएशन कैसी है, उसका इंटरनेशनल रिजर्व कैसा है, GDP कैसा है, वो कितना ओपन है ग्लोबल इकोनॉमी में, वो सब पैरामीटर्स का कुछ परसेंटेज तय करके ही कोटा मिलता है अलग अलग देशीज को, तो देशीज को कंट्रीज को, है ना। मोर ऑन द न्यूज देखते हैं, मतलब इसमें था क्या। बोर्ड ने, IMF के बोर्ड ने ये कहा है कि जितने हमारे मेंबर कंट्रीज हैं हम उनमें 50% कोटा इंक्रीज करेंगे। और कैसे इंक्रीज करेंगे, जितना उनका करंट में कोटा चल रहा है उसी के परसेंटेज या प्रपोर्शन के हिसाब से ये चीज की जाएगी। कोटा बढ़ने के साथ किसी भी देश की ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना परसेंटेज कोटा उतना वो कंट्री जो है वो IMF से आगे चल के लोन ले सकता है अगर उसको कोई दिक्कत होती है। इसके अलावा न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, जिसमें कि आप मतलब लैंड कर सकते हो अलग अलग सोर्सेज अलग अलग करेंसीज में,
उसका स्कोप बढ़ जाएगा। आईएमएफ के कोटा की अगर बात की जाए तो ये आईएमएफ के फाइनेंशियल सिस्टम का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कोटा जो है ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में डिटरमाइन किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉलर यूरो के फॉर्म में देखा जाएगा कितने परसेंटेज कोटा रहेगा आपका। दरअसल सारी करेंसीज का एक सम अप होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि अपने आप में एक करेंसी नहीं है, बस आपका एक राइट है अलग अलग करेंसीज के ऊपर। तो कोटा का जो यूज है वो दरअसल ये तय करता है कि रिसोर्स कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा उस मेंबर का, मतलब वो हमें कितना पैसा देगा। आईएमएफ बोलेगा कि ज्यादा कोटा तो हमें भी ज्यादा पैसा देना है, आपको इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आपके पास वोटिंग पावर कितनी रहेगी, इसके अलावा कितना लोन आपको मिल सकता है जब आप दिक्कत में रहेंगे, और जनरल एलोकेशन कितना रहेगा स्पेशल ड्राइंग राइट के अंदर। इंडिया का जो कोटा है प्रेजेंट में 2.75% है, वोटिंग राइट इंडिया का 2.63% है, विच इज नॉट वेरी हाई बिकॉज इंडिया इज स्टिल इन द गुड डेवलपिंग स्टेज, लेकिन इंडिया को यहाँ पे अभी हक मिल नहीं रहा। सेम चीज चाइना के साथ भी हो रही है। आईएमएफ की अगर बात की जाए तो ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंडर बनाया गया था 1944 में। इसी के साथ आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी बना था, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड सिस्टर या ट्विंस भी कहा जाता है। तो ये कंडीशन लगाई गई थी कि अगर आपको अगर आपको वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करना है तो उससे पहले आईएमएफ को ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब दोनों बहनें हैं तो साथ साथ, इसीलिए इसका नाम है ब्रेटन वुड्स ट्विन। अब बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर की, वाशिंगटन के अंदर है। 3 इसके क्रिटिकल मिशन है। ये करता क्या है, दरअसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि देश में पूरे मतलब ग्लोब के अंदर, विश्व के अंदर इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन चलता रहे, आपस में पैसे के लिए कॉपरेट करते रहे लोग, ट्रेड अच्छा चलता रहे आपस के अंदर, और किसी की भी प्रॉस्पेरिटी जो है पॉलिसीज के थ्रू वो हार्म ना हो पाए। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा। इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हुआ था 1990s में, मतलब हमारे पास बिल्कुल ही फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुका था। तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के टाइम पे आईएमएफ ने पैसा दिया था इंडिया को, लेकिन कुछ कंडीशंस लगा के, और ये हमेशा कंडीशन लगा के ही पैसा देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व भी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इसके 190 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका कनेक्शन अलग ग्रुपिंग्स के साथ भी है, जैसे G20 के साथ भी इसका इकोनॉमिक कॉपरेशन का ग्रुप है। इसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। सो हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें सबसे पहली न्यूज है फर्टिलाइजर सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इनोवेटिव स्कीम्स जो है फार्मर्स की, उनके लिए एक अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया है कि इस अमाउंट को यूज किया जाएगा फर्टिलाइजर सेक्टर की ग्रोथ में। तो स्कीम्स कौन कौन सी हैं, किसके अंदर पैसा दिया जाएगा? सबसे पहले पीएम प्रणाम, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमलरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें क्या है, बजट 2023-24 में अनाउंस कर दिया गया है कि जो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स होते हैं हम उनको प्रमोट करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। साथ में हम केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है उसको ओवर यूज करने की बजाय उसका बैलेंस यूज प्रमोट करेंगे। फिर है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसके तहत भी पैसा रिलीज किया जाएगा। और इसमें गोवर्धन नाम की, आपको याद होगा, एक स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन प्लांट, जिसके अंदर हम क्या करने वाले थे, जो कैटल का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसी को वेल्थ में कन्वर्ट करने वाले थे, यानी कि खाद बनाने वाले थे उसके तहत। और ये 2018 में आई हुई स्कीम है अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अच्छा, जल्दी से मुझे कमेंट में ये बताइए कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री कौन सी जिसके तहत गोवर्धन को निकाला गया था। तो गोवर्धन की स्कीम के तहत ही पैसा रिलीज किया जाएगा और इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रमोशन किया जाएगा, और ये बजट में बात की गई है। ठीक है, उसके बाद सल्फर कोटेड यूरिया का इंट्रोडक्शन किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने नीम कोटेड यूरिया तो सुना होगा कि वो यूरिया जिसके ऊपर नीम की कोटिंग है। अब यूरिया क्या होता है, देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये हमारे पास 3 तरीके के मेजर फर्टिलाइजर हैं। तो जो नाइट्रोजन नाम का फर्टिलाइजर है इसका सबसे ज्यादा ओवर यूज होता है, मतलब जब भी फर्टिलाइजर डाला जाता है ना तो ये सबसे पहले आपका खत्म हो जाता है, या फिर कह लीजिए यूज हो जाता है सॉइल के अंदर। तो यूरिया के साथ अगर हम कोट करेंगे, यूरिया मतलब यूरिया में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, अगर हम यूरिया को नीम से कोट कर देते हैं तो जो रिलीज होता है नाइट्रोजन का मिट्टी के अंदर वो धीरे धीरे करके होता है, तेजी से नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, इसका नाइट्रोजन का ओवर यूज रुक जाता है, या कह लीजिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसीलिए नीम कोटेड यूरिया को प्रमोट किया जाता है ताकि एफिशिएंट मैनर में नाइट्रोजन रिलीज हो सके इन द सॉइल। इसी तरीके से आएगा आपका सल्फर कोटेड यूरिया, इसको यूरिया गोल्ड कहते हैं। सॉइल के अंदर जो सल्फर डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए हम जो यूरिया है उसको सल्फर से कोट करेंगे। फिर यूरिया सब्सिडी जो स्कीम है उसके लिए भी पैसा इस बजट से निकाला जाएगा। इस स्कीम को 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, 2025 तक ये स्कीम चलेगी, और 2025 के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सब्सिडी देना कह रहे हैं बंद कर देंगे। इंडिया का फर्टिलाइजर सेक्टर जो है अगर देखा जाए
तो पूरे विश्व में चाइना सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र को कंज़्यूम करता है, सेकंड नंबर पे इंडिया करता है और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका? फर्टिलाइज़र का। और अगर फर्टिलाइज़र मटेरियल की बात की जाए तो इंडिया फर्टिलाइज़र्स को इम्पोर्ट भी करता है। इंडिया की जो फर्टिलाइज़र सेक्टर की इंडस्ट्री है वो 8 इंडिया की कोर इंडस्ट्रीज़ में से एक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ में आपकी स्टील हो गया, फिर आपका फर्टिलाइज़र हो गया, फिर आपका ऑयल हो गया, ये सब आती हैं। ये आप स्टैटिक में पढ़े होंगे। यूरिया जो है दरअसल वो पूरे फर्टिलाइज़र कंज़म्पशन का 2/3 हिस्सा कवर करता है। मतलब सबसे ज़्यादा किसान जो है वो यूरिया यूज़ करते हैं खेतों के अंदर, 2/3 यूरिया ही यूज़ करते हैं। इसी वजह से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ओवर हो जाता है इन द सॉइल और सॉइल को नुकसान पहुँचता है। और पोटैश की अगर बात की जाए जो एक फर्टिलाइज़र है, इसका मैक्सिमम परसेंटेज हम इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर पोटैश का ज़्यादा यूज़ हमें ज़्यादा प्रोडक्शन हमें नहीं मिलता है। फर्टिलाइज़र आपके प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। प्राइमरी फर्टिलाइज़र मतलब जिनके बिना काम नहीं चल सकता, जैसे नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर, फास्फोरस और आपका पोटैश। फास्फोरस को हम फॉस्फेटिक डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे यूरिया जो है उसको नाइट्रोजन भी कहा जाता है या नाइट्रोजन को यूरिया भी कहते हैं। सेकेंडरी फर्टिलाइजर में आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपके आते हैं आयरन, जिंक, बोरॉन और क्लोराइड। और ये कैटेगराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करेंगे फॉस्फोरस सेक्टर सेक्टर की। तो बहुत सारे सर्वेज में ही पाया गया कि इंडिया जो है वो दरअसल फॉस्फोरस जो है उसको ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम फॉस्फोरस को भी कई बार इंपोर्ट करते हैं लेकिन इंडिया के पास फॉस्फोरस सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है इन टर्म्स ऑफ फॉस्फोरस और हम वेस्ट अफ्रीका से इसको ज्यादातर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। वेस्ट अफ्रीका वाला जो फॉस्फोरस है उसमें कैडमियम भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और कैडमियम और फॉस्फोरस का लिंक ज्यादा है। फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फेट नाम की रॉक से निकलता है। हमारे यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये रॉक पाई जाती है लेकिन इट इज नॉट इन द सफिशिएंट क्वांटिटी। कुछ इसके रॉक के जो हिस्से हैं वो ललितपुर उत्तर प्रदेश, मसूरी में, कुडप्पा बेसिन आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। फॉस्फोरस जो है उसकी पॉसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे हम सफिशिएंट बना सकते हैं। एक तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना चाहिए हमें, मतलब हम बहुत बारीकी से एग्रीकल्चर करते हुए बहुत बारीकी से न्यूट्रिएंट जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश उसको सॉइल के अंदर छोड़ेंगे ताकि ओवर यूज ना हो, तो हमारा फॉस्फोरस बचेगा भी और हमारे पास हमेशा सफिशिएंट रहेगा भी। उसके अलावा एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोचेस को अपना सकते हैं, मतलब इकोलॉजिकल फ्रेंडली खेती करना। माइनिंग, अर्बन सीवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉस्फोरस का। देखिए जब भी जो वेस्ट होता है ना माइनिंग के थ्रू निकलता है या फिर हमारे टॉयलेट वगैरह से जो निकलता है उसमें फॉस्फोरस थोड़ा बहुत होता है। अगर हम उसको माइनिंग करेंगे यानी कि उस अर्बन सीवेज को क्लियर करके उससे फॉस्फोरस निकालेंगे तो हम सफिशिएंटली फॉस्फोरस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब कंसर्न्स क्या है, हमारे यहाँ क्यों इतनी अवेलेबिलिटी फॉस्फोरस की नहीं होती है। जैसे मैंने बोला सबसे पहले तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे पास सोर्सेज कम है और दूसरी ये कैडमियम के साथ आता है मैक्सिमम टाइम, मतलब हम जो मंगवा भी रहे हैं ना फॉस्फोरस वेस्ट अफ्रीका से वो हमारा कैडमियम के साथ आएगा और कैडमियम एक हैवी मेटल है, इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है फॉस्फोरस से। तो खेतों में जब फॉस्फोरस डाला जाएगा ना तो ये याद रखिएगा कैडमियम के साथ ही वो फॉस्फोरस मिक्स होकर डाला जाएगा, फसलों के अंदर भी वो जाएगा और कैडमियम हमेशा फसल के अंदर रह जाएगा। कैडमियम ज्यादा फसल के अंदर रहने के कारण क्या होता है, मैक्सिमम लोग जब उन क्रॉप्स को खाते हैं तो उनको हार्ट डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। बायो एक्यूमुलेशन किसी भी हैवी मेटल का या फिर किसी भी खराब सब्सटेंस का हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर, जैसे इस केस में कैडमियम का हो सकता है। सो कैडमियम लेड फर्टिलाइजर जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। और इसके अलावा मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, चाइना, अल्जीरिया, ये बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे आपको फॉस्फोरस का रिजर्व मिलता है वहां से हमें आसानी से ये मुहैया नहीं हो पाता ड्यू टू जियो पॉलिटिकल कंसर्न। जैसे मैंने आपको इसके हार्मफुल इफेक्ट बताया ना कि कैडमियम के साथ ये हमें हार्ट डिजीज करता है, इसके अलावा ये क्या करता है, एल्गल ब्लूम्स जो है उनकी मात्रा को बढ़ा देता है। कभी आपने ऐसा पानी देखा होगा जिसपे बहुत सारा गुलाबी गुलाबी आपको नजर आएगा, पानी तो बहुत सुंदर लगेगा लेकिन गंदी सी स्मेल आएगी। कभी आप ऐसा पानी देखे होंगे जिसके ऊपर बहुत हरियाली लगेगी और आपको पानी तो सुंदर लगेगा, स्मेल बहुत गंदी होगी। तो उसके ऊपर जो गंदा गंदा हरा हरा आपको दिखता है ना वो एक्चुअल में वो एल्गल ब्लूम्स है, मतलब वो एक ऐसा स्पीशीज है जो कि पानी के अंदर रहता है जिसको एल्गा कहते हैं। उनकी क्वांटिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस वजह से पूरा हरा पानी हो जाता है। स्मेल गंदी इसलिए आती है क्योंकि एल्गल ब्लूम तब बढ़ते हैं जब उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जैसे उनको नाइट्रोजन फालतू मिला, उनको फॉस्फोरस फालतू मिला। ये सब उनको कहाँ से मिलता है, हम पानी में जाके वो न्यूट्रिएंट नहीं डालते, हम जो खेतों में यूज करते हैं ना न्यूट्रिएंट वही सीधा पानी के साथ बहकर उस नदी नाले में पहुंच जाते हैं, वहां पे अपनी क्वांटिटी को बढ़ाकर एल्गल ब्लूम की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और वो हरा हरा पानी भरा जो हमें नजर आता है वो स्मेल के साथ फाउल स्मेल देता हुआ हमें नुकसान भी पहुंचाता है क्योंकि हम उसमें सांस ले रहे होते हैं। अब अगली बात है माइनर इरिगेशन की।
मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 6th सेंसस रिपोर्ट जो है माइनर इरिगेशन स्कीम पे वो निकाली है। 1986 और 87 के आसपास रेफरेंस ईयर लेके सबसे पहली रिपोर्ट 1993 में लाई गई थी। रेफरेंस ईयर का मतलब होता है उस साल के 1986 के डाटा को कंपेयर करते हुए रिपोर्ट निकालना। माइनर इरिगेशन क्या होती है? सिंचाई तो सबको पता है क्या होती है। ये 3 तरीके में होती है, एक है मेजर, मीडियम, माइनर। मतलब ये प्रोजेक्ट होते हैं तीनों। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि लगभग 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा के एरिया में आप इरिगेशन या सिंचाई की सुविधा दे रहे हैं। और ये एक कल्टीवेबल कमांड एरिया जो है इसी को कहा जाता है वो एरिया जहां पे इरिगेशन किया जाएगा। मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जहां पे 10,000 हेक्टेयर से कम 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा तक का एरिया कवर किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ इरिगेशन। माइनर का मतलब कि 2,000 हेक्टेयर से कम का एरिया जो है वहां पे इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों पानियों को यूज करके हम इरिगेशन करवा सकते हैं। लेकिन मेजर और मीडियम इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट होते हैं इसमें हमारे जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं केवल उन्हीं को यूज करके इरिगेशन करवाया जाएगा। सरफेस वाटर रिसोर्सेज का मतलब जैसे आपका तालाब हो गया, सीधा वहां से सिंचाई के लिए पानी देना। ग्राउंड वाटर को आप यूज नहीं कर रहे हैं। अब पंजाब में क्या होता है, हरियाणा में क्या होता है, ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज करते हैं। देखिए कल को ग्राउंड का ही तो पानी सरफेस पे भी तो आएगा ना। अगर आप ग्राउंड वाटर खत्म कर दोगे तो डेफिनेटली सरफेस के वाटर सोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। ये दोनों इंटरलिंक है। तो माइनर इरिगेशन की जो प्रोजेक्ट की स्कीम है ना, ये दरअसल बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सेप्टेबल है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से वहां पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वाटर रिसोर्सेज का वो देखने को मिलता है। तो माइनर इरिगेशन की स्कीम इस हिसाब से दो तरीके की होगी। एक तो ग्राउंड वाटर स्कीम, मतलब जिसमें ग्राउंड का पानी यूज होगा, मतलब खास करके आपका अंडरग्राउंड का। दूसरी सरफेस फ्लो स्कीम। ग्राउंड वाटर स्कीम में हम क्या करते हैं, ग्राउंड का पानी कैसे यूज करेंगे, हम लोग बोरवेल लगाएंगे, हम लोग कुएं खोदेंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे, मीडियम ट्यूबवेल लगाएंगे, और पानी नहीं आया तो गहरे ट्यूबवेल, डीप ट्यूबवेल जो है उनको लगाएंगे। सरफेस फ्लो की स्कीम के तहत हम क्या करेंगे, टैंक्स बनाएंगे, चेक डैम बनाएंगे, हम लोग नदी नाले बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, उससे पानी को यूज करेंगे। अब माइनर इरिगेशन का जो स्कीम का स्टैटिस्टिक्स है वो दरअसल इसमें डिस्कस किया गया था, जो न्यूज था इसमें ये बोला गया कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्लान स्कीम है माइनर इरिगेशन की। इसको 1987-88 से निकाला जाता है रिपोर्ट को। और इसमें मतलब दरअसल ये देखा जाता है कि किस तरीके से हमारे वाटर रिसोर्सेज का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा है और किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ सिंचाई के प्रोजेक्ट और लगाने की जरूरत होगी। पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है। कुछ हाईलाइट्स हैं इस रिपोर्ट के। सबसे पहले जो आपका वाटर बॉडीज का सेंसस था वो दरअसल निकाला गया था, जैसे मैंने बोला 1987 और 88 के रेफरेंस ईयर के साथ। अब इस बार का जो हमारा वाटर बॉडीज का सेंसस आया है उसमें हमने रेफरेंस ईयर लिया है 2017-18। और इसमें हमने जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो सरफेस पे हैं चाहे वो अंडरग्राउंड पे हैं, उन सबका नेशनल डाटाबेस या फिर डाटा तैयार किया है। ठीक है। माइनर इरिगेशन स्कीम्स जो है इंडिया के अंदर, वो उसमें मतलब अलग अलग स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं कि लगभग हमारे पास 94.8% माइनर इरिगेशन की जो स्कीम है या प्रोजेक्ट है उसमें हम ग्राउंड वाटर को ही यूज करते हैं। बस सिर्फ 5.2% है जहाँ पे सरफेस वाटर की स्कीम आपको देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा माइनर इरिगेशन स्कीम्स हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर है, सेकेंडली हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर है। माइनर इरिगेशन स्कीम के तहत जैसा मैंने बोला ग्राउंड वाटर को यूज करते हैं और इसके लिए ट्यूबवेल लगाना, डगवेल लगाना, ये सब किया जाता है। तो मैक्सिमम जो हम लगाते हैं इसके अंदर स्कीम के अंदर वो होते हैं डगवेल, मतलब कुएं खोदना। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम करते हैं ट्यूबवेल लगाते हैं, शैलो, बहुत गहरा नहीं, कम सा। उसके बाद आपका माइनर इरिगेशन स्कीम का अगर डाटा कंपेयर किया जाए पिछले सेंसस के साथ तो ये पाया गया कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ज्यादातर माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जाते हैं। पब्लिक सेक्टर का ऑनरशिप कम है इसके अंदर और विमेन के पास बहुत कम ऑनरशिप है अपने माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का। अब बात करेंगे भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की। दरअसल भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को 2023 में स्टैब्लिश किया गया, जिसका मेन पर्पस है हमारे देश के अंदर हर एक किसान को साइंटिफिकली सर्टिफाइड सीड्स यानी कि बीज जो है वो प्रोवाइड करना। तो हमारे पास ये जो एक बॉडी है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत बनाई गई है। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका मेन पर्पस है हमारे जो ट्रेडिशनल सीड है यानी कि बीज वगैरह जो होते हैं फसल के, उनको कंजर्व करके रखना, उनका प्रमोशन करना और रिसर्च करना। हमारे जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं हम उनको इसलिए कंजर्व करके रखते हैं ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो हेल्दी फ्रूट्स, हेल्दी वेजिटेबल उन बीज से खा सके, यानी कि उनको भी हेल्दी फूड वगैरह जो है वो अवेलेबल हो सके। अब ज्वाइंटली ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका हिस्सा रहेंगी इस समिति का। आपको ध्यान रखना है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो वेलफेयर ऑफ फार्मर्स के लिए काम करेगी, बिकॉज दिस इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगली बात करेंगे सीड सर्टिफिकेशन की। देखिए बहुत सारे बीज मार्केट के अंदर मिलते हैं, ऐसे किसान कोई भी बीज को लेके ऐसे फसल उगाने लग जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। तो क्या किया जाता है, सीड्स को सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप सर्टिफाइड सीड खरीदते हैं तो ज्यादा चांस रहता है कि आपकी फसल अच्छी जाएगी। लेकिन एक नुकसान ये है कि जो भी आप सर्टिफाइड सीड खरीदेंगे उसको आप सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर फसल उग गई, खत्म हो गई, तो दूसरी बार आपको नए बीज खरीदने पड़ेंगे। इसका एक नुकसान है। तो दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने
साथी नाम का एक इनिशिएटिव या पोर्टल लॉन्च किया है। साथी का फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। देख, ये ना एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है जिसका मेन पर्पस क्या है कि सीड का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना उसको मतलब उसके साथ एसोसिएटेड चैलेंजेस है उनको देखना, सीड को क्वालिटी देना, सीड को सर्टिफिकेट देना, और क्यूआर कोड एक रहेगा जिससे आप ना क्यूआर कोड को स्कैन करके किसान जो है ना वो चेक कर पाएगा कि जो सीड उसको दिया गया है बीज, क्या ये ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। इस पोर्टल को डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के साथ मिलकर। इसका जो थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान, ये इसका थीम है, ठीक है, पोर्टल का। इसके अलावा जो सीड्स हैं जिनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे वो लाइसेंस डीलर्स के द्वारा ही बेचे जा सकते हैं, ऐसे कोई भी उसको बेच नहीं सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंडिया के अंदर सीड सर्टिफिकेशन को लीगल स्टेटस कानूनी दर्जा हासिल है अंडर विच एक्ट, अंडर इनेक्टमेंट ऑफ सीड्स एक्ट 1966। लेकिन सीड सर्टिफिकेशन वॉलेंट्री है, मतलब हर एक जो भी जहां से सीड का प्रोडक्शन हो रहा है उस फर्म के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप सीड का सर्टिफिकेशन दोगे ही दोगे। आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लेबलिंग जरूर करना पड़ेगा, मतलब आप लेबल पे लिख के लगाओगे कि हाँ ये सर्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन लेबलिंग इज मस्ट। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो लेबल करके डालना पड़ेगा, ठप्पा लगाना पड़ेगा दैट दिस इज नॉट द सर्टिफाइड सीड, ठीक है। इंडिया के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट अथॉरिटी नाम की एक एजेंसी है जिसका मेन पर्पस है प्लांट की वेराइटीज और फार्मर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना। ये भी दरअसल हमारे सीड्स के प्रोटेक्शन में काम करती है। सीड को सर्टिफाई करने से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोला हमें नहीं पता कि कितने किसान जो है वो सर्टिफाइड सीड्स खरीदेंगे, सो अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डिमांड इज द बिगेस्ट इशू। फिर मैंने आपको बोला कि एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक सीजन के लिए ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। अगर आपने सर्टिफिकेट दे भी दिया तो कहाँ से भरोसा करें कि वो क्वालिटी वाला सीड है या नहीं है। कई बार बिना सर्टिफिकेशन वाले सीड ज्यादा अच्छे निकलते हैं ना, दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। लैक ऑफ एक्सेस, कई बार मिल ही नहीं पाता किसानों को सर्टिफाइड वाला सीड, तो वो कोई भी बीज खरीद लेते हैं। अब चलते हैं फूड स्टोरेज इन इंडिया की न्यूज पे। दरअसल यूनियन कैबिनेट ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के डिसीजन के तहत ये कहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान जो है कोऑपरेटिव सेक्टर में जल्द ही डेवलप किया जाएगा। ग्रीन स्टोरेज प्लान मतलब हम अपने अनाज को स्टोर करेंगे। आपको ये तो पता होगा कि राशन आता है राशन कार्ड के थ्रू, है ना, वो पीडीएस के थ्रू आता है। अब पीडीएस के पास राशन कहाँ से आता है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सोर्सेज हैं उनके पास राशन कहाँ से आया, उनके पास राशन आया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास राशन कहाँ से आया, किसान के थ्रू। किसान ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को अपना राशन बेचा एमएसपी के तहत। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हम बोल सकते हैं कि ये एक ग्रेन स्टोरेज एजेंसी है। इसी तरीके से बहुत सारी एजेंसीज राज्यों के अंदर, स्टेट्स के अंदर भी बनाई गई हैं, लेकिन ये सब सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है हम उसको भी कहेंगे कि आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करो और ग्रेन स्टोरेज का जो प्लान है उसको बनाओ इंडिया के अंदर, ताकि पूरे इंडिया में विश्व का सबसे बड़ा ग्रेन स्टोरेज प्लान डेवलप हो सके। तो इसका मेन पर्पस यही है, जो वेस्ट होता है हमारा फूड, कई बार आपने देखा होगा कि मंडी में अनाज ऐसे बिखरा रहता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, उसको कंटेनर भी नहीं मिल पाता। तो इससे हमारा फूड का वेस्टेज रुकेगा, फूड सिक्योरिटी ज्यादा इंपावर हो पाएगी, फार्मर ज्यादा अच्छे से मतलब इंपावर होंगे, उनको पैसा अच्छा मिलेगा एमएसपी के लेवल का, ज्यादा बड़े गोदाम बन पाएंगे तो उन गोदामों में अनाज स्टोर कर सकते हैं। ये सब बनेगा किसके तहत, जैसा मैंने बोला कोऑपरेटिव सेक्टर अब इसमें अपना पैसा वगैरह लगाएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नाम की एक एजेंसी है। दरअसल ये विलेज लेवल की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी होती हैं जो कि गांव के लोगों को क्रेडिट देती हैं, कर्जा देती हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये अपना फंड वगैरह लगाएगी जिसके तहत ये लोकल लेवल पे गोदाम वगैरह बनाने की कोशिश करेगी। ये शॉर्ट टर्म लैंडिंग देती है, ये जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो क्रॉप लोन वगैरह, मतलब किसान को अगर फसल उगानी है तो लोन चाहिए फसल के लिए, तो ये प्रोवाइड करती हैं। अब ये गोदाम वगैरह बनाने में भी मदद करेंगी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है वो इनका साथ देगी इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लार्जेस्ट ग्रीन स्टोरेज प्लान। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम को कन्वर्ज भी किया जाएगा। कौन कौन सी स्कीम को, यहाँ देखिए। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की कुछ स्कीम है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जिसमें एग्रीकल्चर मशीनरी के यूज को बढ़ाएंगे। ये सारे फंड्स का जो पैसा है ये भी इसमें घूमेगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की स्कीम है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इन सब का पैसा जो है, या फिर इन सबको भी कोऑर्डिनेट करवाया जाएगा स्कीम्स को इन टर्म्स ऑफ फ्रेमिंग दिस गोदाम, जो आपके गोदाम वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर की कुछ मतलब स्कीम्स हैं, जैसे कि एमएसपी जो है उसके अंडर प्रोक्योरमेंट वगैरह करना। ये सब प्रोक्योरमेंट जो की जाएगी इस मिनिस्ट्री एमएसपी के तहत, इसका पैसा या फिर इसका भी लिंक जो है वो इसके तहत, जो आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन वाला प्रोजेक्ट है इसके तहत किया जाएगा। फूड ग्रेन मैनेजमेंट, इंडिया में कैसे अनाज को मैनेज करते हैं। दरअसल एक होता है सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट सिस्टम। सेंट्रलाइज में जैसे मैंने आपको बोला फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अनाज लेता है सीधा ही किसानों से एमएसपी के ऊपर, और सेंट्रल पूल के तौर पर उस अनाज को जमा करता है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार अनाज जो है वो सीधा खरीद
खरीदती है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनाज को लेती है, ताकि आगे चल के पीडीएस में राशन कार्ड के थ्रू बांटा जा सके। फिर होता है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम। 1997-98 के आसपास स्टेट गवर्नमेंट ने खुद से ही किसानों से अनाज को लेना खरीदना शुरू किया। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, मतलब सेंटर का कोई रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग द अनाज। अब बात करेंगे फूड ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की थी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो दरअसल अनाज को प्रोक्योर करेगा, किसानों से खरीदेगा, अनाज को स्टोर करेगा, जिसे गोदाम वगैरह बना के अनाज को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ भेजेगा, स्टेट्स में। उसके अलावा फूड ग्रेन जो है राज्यों को बांटेगा भी, ताकि वो आगे चल के लोगों को अनाज बांट सके। ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? देखिए, स्टेट में जब अनाज पहुंच गया, स्टेट में किस फैमिली को अनाज मिलना है, किसको राशन कार्ड मिला है, किसको नहीं मिला, कौन कौन सी दुकानों पर वो अनाज जाएगा और आगे चल के बटेगा, ये सबका डिसीजन लेती है राज्य सरकार। इसमें एफसीआई अपना कोई रोल प्ले नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो मैप है यहाँ आप देख पाएंगे कि जो इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो पिछले कुछ सालों में 2014 से लेके 14-15 से लेके 21-22, मतलब लगभग 7-8 साल का टाइम हो गया। 7-8 साल में इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ा है। अगर आप इन फिगर्स को देखोगे, ठीक है, तो पिछले 5 सालों में भी लगातार बढ़ा हुआ। अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि कंसिस्टेंटली इट हैज बीन इंक्रीज्ड सिंस 5 ईयर्स, तो डेफिनेटली बढ़ा है। यहाँ पे मैप हम देख सकते हैं ना। ये बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अनाज ऑलरेडी मंडियों में बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो बड़ा है इसीलिए तो वेस्ट हो रहा है। अब अगली बात करेंगे मैनेजिंग फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया की। देखिए, पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे सब्जियों के, दाल, आटा दाल के जो भाव थे वो बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था। तो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन ने दरअसल ये एस्टिमेट लगाया था कि जो हमने सीरियल के एक्सपोर्ट को बंद किया था, उससे थोड़ा सा कंट्रोल हम इन्फ्लेशन पे कर पाए। इन्फ्लेशन तभी बढ़ता है, महंगाई तभी बढ़ती है जब किसी चीज की डिमांड जो है मार्केट में ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है। अब क्या हुआ था कि अनाज या फिर जिसका भी दाम इंडिया के अंदर बढ़ा था, जिस भी प्रोडक्ट का, मान लीजिए आटे का, वो इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि आटा जो है वो यहाँ से हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम विदेश में भेज रहे हैं तो हमारे यहाँ तो आटा कम ही पड़ेगा ना, अगर कम पड़ेगा तो महंगाई, हमें महंगा मिलेगा। तो क्या किया था गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि आप कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सीरियल्स को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन डाउन हुआ है। तो इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन को खास करके कम करने के लिए सरकार कई बार क्या कर देती है कि एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। इसके अलावा किसानों को थोड़ा ज्यादा पैसा दे देती है कि आप अपने अनाज को बाहर नहीं विदेशों में नहीं भेज के यहीं पे छोड़ दीजिए। इन्फ्लेशन को इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है? डिफरेंट इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब होलसेल की दुकानें हैं ना, बहुत सस्ते सस्ते सूट मिलते हैं, एक साथ 10 सूट खरीदो या फिर 10 चीजें खरीदो। इसी तरीके से होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल लेवल पे जो भी आइटम्स है उनका प्राइस क्या चल रहा है, उसके प्राइस में क्या वेरिएशन है, उसको मेजर करता है। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रिटेल लेवल पे, दुकानदारी के लेवल पे इन्फ्लेशन को चेक करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो केवल गुड्स पे जो महंगाई हो रही है उसको चेक करेगा, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों की महंगाई को चेक करेगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स ने ज्यादा वैल्यू दी है मैन्युफैक्चर गुड्स की आइटम की महंगाई को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड आइटम जो है उनको ज्यादा वैल्यू मिली है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन। होलसेल प्राइस इंडेक्स में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है जो निकालती है ये इंडेक्स। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो निकालती है आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी डिफरेंस में से प्रीवियस ईयर में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कुछ ग्रुप्स हैं, मतलब इन्हीं सारे ग्रुप्स पे देखा जाता है क्या क्या महंगाई चल रही है, कैसे कैसे इनका रेट चल रहा है, उसी हिसाब से एक इंडेक्स निकाला जाता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो शेयर दिया जाता है वो फूड्स को दिया जाता है। फूड आइटम में इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा चेक किया जाता है। इंडिया में अगर फूड इन्फ्लेशन की बात की जाए तो अगस्त 2023 के आसपास यहाँ देखिए 9.2%, मतलब 9.2% के आसपास आपका इन्फ्लेशन पहुंच चुका था। क्यों? सबसे ज्यादा गेहूं में आपको रेट में वृद्धि देखने को मिली होगी। आटा बहुत महंगा था, देखिए हमने एग्जाम्पल आटे के लिए, यहाँ पे आटा ही महंगा था। तो दरअसल आटा इसलिए महंगा था क्योंकि रशिया और यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा था और रेन हमारे यहाँ इतनी अच्छी हुई नहीं, मानसून इतना अच्छा गया नहीं, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें कि इंडिया का फूड इन्फ्लेशन ज्यादा हो चुका था। जैसे बोला, इंडिया की फार्मिंग इज डिपेंडेंट ऑन द मानसून, जैसे मानसून वेरी किया हमारे यहाँ पे महंगाई। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे क्योंकि तेल वगैरह के दाम बढ़ गए थे तो भोजन का दाम, फूड का दाम भी बढ़ चुका था, वॉर वगैरह चल रहा था ना। इसके अलावा एमएसपी पॉलिसी जो है इंडिया की, उसके कारण भी इन्फ्लेशन था बहुत ज्यादा, क्योंकि एमएसपी ज्यादा मिल रहा था कई जगह पे, है ना। इसके अलावा जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो भी अच्छा नहीं जा रहा था, जिस कारण इन्फ्लेशन बढ़ा। और बीमारियां बहुत फैली हुई थी, क्रॉप यील्ड, क्रॉप पेस्ट, इन सब के कारण भी इन्फ्लेशन या फिर फूड आइटम का प्राइस बढ़ गया। अब कौन कौन सी ऐसे टूल्स हैं जिसके तहत हम लोग जो फूड का प्राइस बढ़ता है उसको रोक सकते हैं, इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं? तो प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग टूल उनको कहा जाता है। सबसे पहले प्राइस मॉनिटरिंग नाम की डिवीजन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर के अंडर बनाई गई है, जिसका मेन पर्पस है जो भी इसेंशियल कॉमोडिटी है ना, जिसमें कि आटा एक बेसिक कॉमोडिटी है, इन सारी कॉमोडिटीज के प्राइस को लगातार मॉनिटर करते रहना और उस पर फीडबैक देना सरकार को कि हाँ जी अब ये आटे का दाम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, ताकि तुरंत सरकार जो है वो इंटरवेंशन कर सके। किसके तहत?
तहत, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत, ताकि एक टेम्परेरी रिलीफ जो है वो लोगों को मिल सके। इसके लिए सेंटर ने और भी कुछ चीज़ें निकाली हैं। सेंटर ने साफ बोला है कि कुछ 22 ऐसी इसेंशियल फूड कमोडिटीज़ हैं जिनका आपको खासा ध्यान रखना है, और इन इसेंशियल फूड कमोडिटीज़ के ऊपर अगर प्राइस ज़्यादा वेरी करता है तो आप मुझे रिपोर्ट करोगे। गवर्नमेंट तुरंत कहती है, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक है? ये 22 एसेंशियल कमोडिटीज़ कौन-कौन सी हैं? देखिए, ऐसे तो इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बिकॉज़ दिस इज़ वेरी फैक्चुअल, लेकिन पूछ भी सकता है। जैसे फूड ग्रेन के अंदर राइस, व्हीट, आटा। व्हीट और आटा इज़ डिफरेंट, यहाँ देख लीजिए, ठीक है? पल्सेस में आपका ग्राम हो गया, तुर हो गया, उर्द, मूँग, मसूर। एडिबल ऑयल में आपका ग्राउंड नट ऑयल, है ना? मूँगफली का तेल जिसको कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति, सोया ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, आपका पाम ऑयल। वेजिटेबल में पोटैटो, अनियन, टोमेटो। कुछ और आइटम, शुगर हो गया, गुड़ हो गया, मिल्क, टी, सॉल्ट। ये 22 ऐसी कमोडिटीज़ हैं जिन पे खास करके मॉनिटरिंग रखी जाती है, ताकि हम फूड के इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में ये आइटम्स को लिस्ट किया जाता है। जो भी आइटम इसके अंदर आएगी, इसका मतलब उनका जो भी ट्रेड होगा, या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें सरकार अपना इंटरवेंशन कर सकती है, अपना कंट्रोल दिखा सकती है। फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए सरकार कुछ स्कीम भी लेके आई थी, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन नाम की एक स्कीम थी, जिसमें सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को साफ-साफ ये बोला था कि आप एक साथ मिलके फूड को प्रोड्यूस कीजिए, फिर उसको एक साथ लाके मतलब 10-12 फार्मर्स एक साथ मिलकर क्या करेंगे, ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर बहुत सारी अपनी वेजिटेबल्स को एक साथ ही मतलब एक जगह पे इकट्ठा करके फिर एक साथ ही बेचने के लिए जाएँगे, अलग-अलग शहरों के अंदर, ताकि अच्छा खासा उनको कमाई हो सके, और अलग-अलग शहरों में जो सस्ते दाम हैं, उन पे वो चीज़ें जो हैं, या फिर फूड आइटम्स वो लोगों को मुहैया करवाई जा सकें। आपने ऑपरेशन फ्लड के बारे में सुना होगा। देखिए, इतना तो आपको पता था ना, वर्गीस कुरियन नाम के एक पर्सन थे, आप अमूल का दूध खरीदते हैं ना, वो जो पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गुजरात में जो भी आस-पास के वो थे फार्मर्स, उनको क्या बोला था कि आप अलग-अलग जाके दूध बेचने के बजाय एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दीजिए, जहाँ पे सुबह उठ के 10, 12 या 25 फार्मर अपना सारा दूध लेके आएँगे घरों से, उस दूध को एक जगह पे इकट्ठा करेंगे, फिर हम उस दूध को कंटेनर में भर के या फिर जीप में भरकर शहरों के आस-पास के इलाकों में बेचने जाएँगे। इससे एक साथ दूध अच्छे से बिक गया, क्योंकि एक जगह पे लॉजिस्टिक का खर्चा हो रहा है, और अच्छे से सबको कमाई भी हो गई। तो इसी तरीके से ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया सब्जियों के लिए, क्योंकि सब्जियाँ भी जल्दी खराब हो जाती हैं। तो एक ही दिन में अगर बेच पाओगे, आसानी से बेच पाओगे, और एक-एक किसान अलग-अलग बेचने जाएगा, इससे अच्छा बहुत सारे किसान एक साथ एक जगह पे बेचने चले जाएँ, है ना? इसके अलावा प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये भी स्कीम सरकार के द्वारा निकाली गई थी, जिसमें क्या किया जाता है कि मार्केट में कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट हैं, सरकार उनको खरीदती है ज़्यादा दाम पे, ताकि मार्केट में आसानी से उनको मुहैया करवाया जा सके, ठीक है? इसके लिए फंड सरकार अलग से निकाल के रखती है, जिस फंड से पैसा खर्चती है। फिर कुछ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि आप कुछ समय के लिए ये चीज़ें नहीं विदेश में भेजेंगे, ये भी सरकार करती है। फार्मर्स को कई बार डायरेक्ट पैसा देती है सरकार, सब्सिडी हो गया, इनकम सपोर्ट। सप्लाई में भी गवर्नमेंट जो है वो कई बार इंटरवीन करती है, ताकि सप्लाई जो है आइटम्स की वो बनी रहे हमारे यहाँ पे, कहाँ पे? देश के अंदर, और एक्सपोर्ट ना हो ज़्यादा आइटम का, क्योंकि फिर हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा